नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्राइवेट पार्ट या जेनाइटल एरिया में अल्सर की। दोस्तों देखें, प्राइवेट पार्ट में या जेनाइटल एरिया में अगर कोई अल्सर आपको होता है तो कुछ एक मुख्य कारण इसके होते हैं। एक कारण होता है इनमें से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो कि सेक्सुअली एक्टिव पुरुषों एवं महिलाओं में सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद फैलता है। कुछ 3-4 ऐसे कीटाणु होते हैं जिनके वजह से ये अल्सर हमारे प्राइवेट पार्ट्स पर बन सकते हैं। इनमें से सबसे प्रमुख जो वायरस होता है वो हर्पीज वायरस होता है। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा सिफिलिस, शैंक्रोइड, डोनोवेनोसिस। ये भी सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं जिनकी वजह से प्राइवेट पार्ट पे अल्सर बन सकते हैं। इन सभी बीमारियों में अल्सर का टाइप, उसमें पेन हो रहा है कि नहीं, ये सारी कुछ क्लिनिकल फीचर्स होते हैं जो कि इनको डॉक्टर, आपके यूरोलॉजिस्ट को यह पता लगाने में मदद करते हैं कि ये किस कीटाणु से बना है और इसका इलाज कैसे करना है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अलावा प्राइवेट पार्ट पे चोट लगने के वजह से या किसी कैंसर के वजह से या कोई सर्जरी हुई है या कोई ऐसी वार्ट या ग्रोथ हुई है, उसके वजह से भी छोटे छोटे अल्सर आपके प्राइवेट पार्ट पर बन सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक ऐसी दवाइयां होती हैं जिसके रिएक्शन के तौर पर फिक्स ड्रग इरप्शंस आपके जेनाइटल एरिया पे हो सकते हैं, जिनसे आपके प्राइवेट पार्ट पर अल्सर बनते हैं। तो जनरली आज हम इस वीडियो में जेनाइटल हर्पीज के बारे में बात करेंगे। हर्पीज वायरस का इन्फेक्शन एक बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन है। यह सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलता है और यूजुअली इंटरकोर्स के 4 से 7 दिन बाद इसमें सिम्टम्स आते हैं। हर्पीज वायरस जो है वो 2 किस्म का होता है, एक हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 और एक हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 2। ज्यादातर जेनाइटल एरिया के इन्फेक्शन जो हैं वो हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 2 से बनते हैं और ये जनरली सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही फैलता है। इसमें जब हर्पीज वायरस का संक्रमण हमें लगता है अपने सेक्सुअल पार्टनर के द्वारा, तो जनरली ये वायरस जो है पहले हमारे जेनाइटल एरिया के ऊपरी सतह की जो कोशिकाएं होती हैं, यानी एपिथेलियल लेयर के जो सेल्स होते हैं, उनको प्रभावित करता है। इसको प्रोवाइड करने के बाद ये हमारे जो है नर्व एंडिंग्स, जो पतली पतली नर्व्स जो होती हैं जिनसे सेंसेशंस हमारे बॉडी को मिलते हैं, उनमें ये वायरस ट्रैवल करता है और फिर हमारे रीढ़ की हड्डी के पास स्थित जो स्पाइनल कॉर्ड के आसपास की जो गैंग्लिया होती हैं, नर्व्स के मोटे हिस्से जो होते हैं, उनमें जाकर ये वायरस बैठ जाता है। और जब भी आगे चल के हमारे को कोई सर्जरी होती है या चोट लगती है या फीवर होता है या किसी भी वजह से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, तब ये वायरस जो है वापस रीएक्टिवेट होके हमारे जेनाइटल एरिया तक वापस फिर से पहुंचता है और वहां सिम्टम्स या अल्सर्स या इस तरह की चीजों को प्रभावित करता है। तो इस तरह के जो इन्फेक्शन है, हर्पीज वायरस के इन्फेक्शन, वो इसी कारणवश बार बार होते हैं और मरीज को बार बार तकलीफ देते हैं। तो आइए जानते हैं कि इसके प्रमुख लक्षण क्या है। लक्षणों की अगर मैं बात करूं तो सिम्टम्स जो हैं हर्पीज वायरस के, इनमें आपको शुरुआत में आपके प्राइवेट पार्ट में छोटे छोटे पैप्यूल्स या वेसिकल्स यानी दाने जैसे दिखेंगे। लाल रंग के ये दाने होते हैं। कुछ दाने जो हैं इनमें पानी से भरे हुए गुब्बारे जैसे भी लगेंगे। यही छोटे से वेसिकल्स जिनको पानी से भरे हुए वो कहते हैं, ये जब फूट जाते हैं तो ये छोटे छोटे अल्सर्स बना देते हैं। हर्पीज की अल्सर्स में खास बात ये होती है कि ये गुच्छों में होती है। एक ही जगह पे 4-5 होंगे, फिर दूसरी जगह पे 4-5 होंगे और उनके पास थोड़ा लालपन भी होगा। थोड़ा सा उसमें से डिस्चार्ज या कोई क्लियर पानी जैसा तत्व भी निकलता हुआ दिख सकता है। अब जो संक्रमण आपका हुआ है उससे ये 4 से 7 दिन बाद ही दिखते हैं, तो इनसे आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। साथ ही आपके जो ग्रॉइन एरिया है, बगल की जो एरिया है, प्राइवेट पार्ट के बगल के जो एरिया है, उनमें कुछ स्वेलिंग्स भी आपको दिख सकती हैं। ये लिम्फ नोड स्वेलिंग्स होती हैं। लिम्फ नोड्स जो है एनलार्ज हो जाती हैं, साइज में भी बढ़ जाती हैं और पेनफुल भी होती हैं, इनमें दर्द भी होता है। तो कुछ मरीजों को इनकी वजह से क्योंकि ये नर्व्स को खराब करती है, नर्व्स को प्रभावित करती है, पेशाब की थैली के नर्व्स को भी प्रभावित करती है, इसलिए पेशाब की थैली ठीक से काम नहीं करती है और पेशाब रुक भी जाता है हर्पीज वायरस की वजह से। आइए जानते हैं कि अगर ये हमें हो गया है तो इसका डायग्नोसिस कैसे करना है। डायग्नोसिस की मैं बात करूं तो इसमें प्रमुख जो टेस्ट है वो एंटीबॉडी टेस्ट है। IgG और IgM, ये 2 तरह के एंटीबॉडी हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस के खिलाफ हमारी बॉडी में बनते हैं, जो कि साधारण टेस्ट से डिटेक्ट किए जा सकते हैं। IgG एंटीबॉडी जो है ये लंबे समय से पुराने इन्फेक्शन को भी दर्शा सकता है और जनरल पॉपुलेशन में 20 से 25% लोगों को तो ये एंटीबॉडी पॉजिटिव ही आती है।
तो इसका कोई बहुत रीसेंट इन्फेक्शन में औचित्य नहीं होता। IgM एंटीबॉडी जो होती है वो रीसेंट इन्फेक्शन है, अभी अभी हुआ इन्फेक्शन को दर्शाती है और इसका इस बीमारी के डायग्नोसिस में खास महत्व है। कुछ कॉम्प्लिकेटेड मरीजों में जिनमें अल्सर ठीक तरीके से नहीं दिख रहा है, बहुत टिपिकल नहीं दिख रहा है, या कुछ मरीजों में हर्पीस वायरस जो है फिशर्स, क्रैक्स और लालपन के रूप में भी दिख सकता है, ऐसे मरीजों में अल्सर की बायोप्सी, अल्सर का सेल कल्चर या PCR टेस्ट भी करके डायग्नोसिस की जाती है। तो दोस्तों जानते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। एक बार आपको हर्पीस की बीमारी अगर हो गई तो इसमें एंटीवायरल दवाइयां होती हैं, एसाइक्लोविर, वलासाइक्लोविर, इस तरह की दवाइयां होती हैं। इनका कोर्स जो है 7 से 10 दिन का होता है और जनरली ये पूरी तरह ठीक हो जाता है। लेकिन पहले मैंने बताया था कि हर्पीस की बीमारी बार बार होती है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए जिनको रिकरेंट एपिसोड्स यानी बार बार होते हैं उनमें 3 महीने के लिए ये एंटीवायरल दवाइयां कम डोज में लगातार दी जाती हैं ताकि जड़ से ये बीमारी खत्म हो सके। तो ये ट्रीटमेंट की बात थी। आइए जानते हैं कि इससे हमें बचना कैसे है। बचाव की मैं बात करूं तो पहला बचाव का तरीका है सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस, बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कॉन्डम इत्यादि का इस्तेमाल से इसके इन्फेक्शन के रेट बहुत कम हो जाते हैं, जीरो नहीं होते हैं। अगर हमने कॉन्डम यूज कर लिया तो हमें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, कमर्शियल सेक्स वर्कर्स हैं, इनके पास अगर जाएंगे तो आपके इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा एक बार आपको हर्पीस की इन्फेक्शन हो गई तो आपके सेक्सुअल पार्टनर की भी काउंसलिंग, उसको बुलाकर उसकी काउंसलिंग, और अगर उनको भी इस तरह के सिम्टम हैं तो उनको ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। एक बार एक टाइप का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन यानी हर्पीस आपको हो गया तो दूसरे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की भी इलाज और डायग्नोसिस करने की कोशिश की जाना चाहिए। स्पेशली HIV वगैरह का इलाज भी आपको करा लेना चाहिए। तो इस तरह की ये हर्पीस वायरस की पूरी ट्रीटमेंट और बचाव के तरीके होते हैं। इससे जुड़े आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।